गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग परमाणु के भौतिक गुणधर्मों में आवर्तिता को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने परमाणु आकार को पढ़ा, आयनिक त्रिज्या को पढ़ा और आयनिक ऊर्जा को पढ़ा। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम ये पढ़ रहे हैं कि आवर्त सारणी में जब हम तत्वों में वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो गुणधर्मों के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो 3 प्रकार के गुणधर्म हमने पढ़ लिए थे, परमाणु त्रिज्या के बारे में, आयनिक त्रिज्या के बारे में और आयनिक ऊर्जा के बारे में। आयनिक ऊर्जा क्या था, मैं उसको रिवाइज कर दूं, क्योंकि आयनिक ऊर्जा का जो टॉपिक है वो परमाणु आकार से संबंधित है, और जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी, वो भी इन दोनों से बहुत अधिक संबंधित है। देखिए, आयनिक ऊर्जा क्या था, किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से हम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें या 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, जो परमाणु को दी जाती है, जो परमाणु ऊष्मा का अवशोषित करता है, उस ऊष्मा या ऊर्जा को हमने क्या नाम दिया था, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हमें किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है, हमें परमाणु को एनर्जी देनी पड़ती है, परमाणु ऊर्जा का अवशोषण करता ही है। फिर हमने पढ़ा था कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार चूंकि बढ़ते हैं, जब परमाणु आकार बढ़ता है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, वो कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। यदि आकार छोटा है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहता है, हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो सीधे शब्दों में यदि बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर चूंकि परमाणु आकार बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है। बाएं से दाएं जाने पर चूंकि परमाणु आकार में कमी आती है, इसलिए आयनन ऊर्जा के मानों में वृद्धि होती है। तो सर्वाधिक जो आयनन ऊर्जा थी वो हमने बताई थी वर्ग 18 की। क्यों? क्योंकि उनके बाह्यतम कोश का जो अष्टक विन्यास है वो पूरा होता है, इसलिए स्थायी विन्यास में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसका एक नाम और भी है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। देखिए, जस्ट विपरीत है आयनन ऊर्जा का। क्या होगा? किसी उदासीन गैसीय विलगित, ये तीनों चीजें साथ, परमाणु के बाह्यतम कोश में, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, सुन लिया आपने, आयनन ऊर्जा में क्या था, इलेक्ट्रॉन निकालने पर, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर। देखिए, उस ऊर्जा उत्सर्जित भी हो सकती है, उत्सर्जित ऊर्जा, या अवशोषित ऊर्जा। उत्सर्जित ऊर्जा या फिर क्या बताओ, अवशोषित ऊर्जा को क्या कहते हैं, बोलिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इजी। इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह।
तो किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित भी हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है। यदि उत्सर्जित ऊर्जा है तो हम ये कहेंगे कि मान कैसे है, ऋणात्मक मान है। मान कैसे बोलेंगे? ऋणात्मक। कि साहब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान क्या है? ऋणात्मक है। जब ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित है। और जब अवशोषित होगी तो मान कैसे बोलेंगे? धनात्मक। मान कैसे बोलेंगे? धनात्मक। तो उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा को अपन क्या बोलेंगे? नेगेटिव वैल्यू और क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। उस ऊर्जा को मैं क्या कहूंगा? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्लियर है? आयनिक ऊर्जा में क्या था? जब भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ऊर्जा क्या होती थी? ओनली अवशोषित। यहां दोनों प्रक्रम है। यह किस बात पर डिपेंड करेगा? देखिए, ऊर्जा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी, यह किस बात पर निर्भर करेगा? तत्व की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति पर। तत्व की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति पर निर्भर करेगी कि वो तत्व ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या अवशोषण करेगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। जैसे देखो, प्रकृति का मतलब क्या होगा? प्रकृति का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं बात करूं वर्ग संख्या 18 के तत्व। वर्ग संख्या बोलो कहाँ के तत्व? 18 के तत्व। वर्ग संख्या 18 के तत्व। तो वर्ग संख्या 18 के जो तत्व हैं, जिनको मैं अक्रिय तत्व भी कहता हूं, उनका अष्टक विन्यास पूरा होता है। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो स्थायी विन्यास होता है उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ रहे हो तो ये तो अस्थायी हो जाएंगे। स्थायी विन्यास को विकसित करने के लिए आपको एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी? परमाणु नहीं देगा क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात मारवाड़ी में याद रख लीजिए, यदि इलेक्ट्रॉन की परमाणु को जरूरत है तब तो वो ऊष्मा का क्या करेगा? उत्सर्जन। और यदि उसको जरूरत नहीं है फिर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो परमाणु का क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण आपको देनी पड़ेगी एनर्जी। और उसको जरूरत है फिर आप इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हो तो वो आपको एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्लियर है? एक परमाणु की स्थायी अवस्था को यदि आप विकसित करेंगे तो भी आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जब उसको परमाणु को जरूरत है तब तो वो खुश हो जाएगा, आपको एनर्जी रिलीज करेगा। मान कैसे बोले जाएंगे? ऋणात्मक। उसको जरूरत नहीं है, उसका विन्यास स्थायी है तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए। मान कैसे बोले जाएंगे? धनात्मक। तो मैं बात कर रहा था कि वर्ग संख्या कौन? 18। वर्ग संख्या 18 के तत्व चूंकि क्या होते हैं? सामने क्या होते हैं? वर्ग संख्या 18 के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? अक्रिय। इनका विन्यास जो है वो होता है स्थायी प्रकार का अष्टक विन्यास। स्थायी प्रकार का क्या होता है? अष्टक विन्यास होता है। स्थायी प्रकार का अष्टक विन्यास। इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान इन तत्वों के लिए सर्वाधिक होता है। और सर्वाधिक में भी कैसा होता है? धनात्मक। सर्वाधिक का मतलब तो क्या हुआ? बहुत ज्यादा। और धनात्मक का मतलब एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, अवशोषण होगा ऊर्जा का। ठीक है? इसके विपरीत यदि मैं बात करूं दूसरे एग्जाम्पल, इसी के विपरीत बात दूसरे एग्जाम्पल की, तो देखिए वर्ग संख्या 17 है। वर्ग संख्या कितनी है? 17। वर्ग संख्या जो 17 है, जिनको मैं क्या कहता हूं? हेलोजन तत्व। वर्ग संख्या 17 है, जिनको मैं क्या कहता हूं? हेलोजन कहता हूं। जिनको मैं क्या कहता हूं? हेलोजन।
जो हेलोजन तत्व हैं उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब? 7। वर्ग 17 में आते हैं, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। इनको स्थायी होने के लिए, स्थायी अष्टक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 1। अब जब ऐसे तत्वों में जब आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, वो स्थायी हो जाएंगे, आपको एनर्जी रिलीज करेंगे, देंगे आपको एनर्जी। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब, इसलिए इनमें जब आप क्या जोड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन। और उत्सर्जन भी कैसा आपको बता दें? सर्वाधिक। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से ही इनका क्या पूरा हो रहा है? अष्टक विन्यास पूरा हो रहा है। तो 2 प्रकार के प्रश्न हो गए। सर्वाधिक क्या बोलूंगा? ऋणात्मक। तो 2 प्रकार के प्रश्न हो गए साहब। क्या? मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, छोटी सी बात। किसी उदासीन गैस से विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उष्मा का उत्सर्जन भी हो सकता है, अवशोषण भी हो सकता है। जब उत्सर्जन होगा तो मान ऋणात्मक बोला जाएगा, जब अवशोषण होगा तो मान धनात्मक बोला जाएगा। ऐसी एनर्जी को अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। किस बात पर निर्भर करती है कि एनर्जी उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी? तत्व की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट स्टडी, कब एनर्जी रिलीज होगी, कब एब्जॉर्ब होगी? देखिए, जिस तत्व को जरूरत है वो एनर्जी देगा, जिसको जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो आपको अवशोषित करवानी पड़ेगी। तो वर्ग संख्या 18 के तत्वों का जो विन्यास है वो स्थायी अष्टक विन्यास होता है साहब। इसलिए वर्ग 18 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सर्वाधिक क्या होता है? धनात्मक होता है साहब। ठीक है। फिर बात करें वर्ग संख्या 17, जिनको मैं हेलोजन तत्व भी कहता हूं, उनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उनका विन्यास जो है वो क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। इसलिए वो आपको बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी देंगे, उत्सर्जित करेंगे। तो मान वर्ग 17 के तत्वों, जिनको मैं हेलोजन कहता हूं, हेलोजन तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान है वो सर्वाधिक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब इनमें वर्ग में आवर्त में परिवर्तन पड़े साहब। वर्ग तथा आवर्त में परिवर्तन, वर्ग तथा आवर्त में परिवर्तन। वर्ग तथा आवर्त में परिवर्तन। सबसे पहले बात करूं मैं वर्ग में। देखिए, वर्ग में जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे साहब, ऊपर से नीचे, ऊपर से जाने का मतलब क्या है? ऊपर वाले तत्व से नीचे वाले तत्व की तरफ देखेंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर चूंकि क्या बढ़ता है बताइए आप? क्या बढ़ता है? परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर चूंकि परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु तथा बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी बढ़ती है। परमाणु तथा बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी बढ़ती है। दूरी बढ़ती है तो जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे बाह्यतम कोश में तो नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण में कोई वृद्धि नहीं होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो परमाणु जो है एनर्जी कम रिलीज करेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्योंकि परमाणु आकार में क्या होती है? वृद्धि। परमाणु आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर परमाणु आकार बढ़ेगा तो नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य का आकर्षण भी कम होगा। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर
कम ऊर्जा उत्सर्जित होगी। कम ऊर्जा उत्सर्जित होगा का मतलब मान कैसे बोले जाएंगे? कम ऋणात्मक। मतलब समझे दोनों का? इन दोनों का मतलब क्या है? कम का मतलब तो वैसे कम है, लो कम। ऋणात्मक का मतलब क्या है? ऊष्मा का उत्सर्जन। तो ऊष्मा का उत्सर्जन तो होगा, मतलब मान कैसा होगा? ऋणात्मक। लेकिन उत्सर्जन कितना होगा ऊर्जा का? कम ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर चूंकि परमाणु आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर आकर्षण बल में वृद्धि कम होती है, तो ऊर्जा भी कम उत्सर्जित होती है। ठीक है, बात करें हम आवर्त में। आवर्त में परिवर्तन। आवर्त में परिवर्तन देखिए, जब हम आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू कहां जाते हैं? राइट, बाएं से दाएं। जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार में क्या आती है? कमी। परमाणु आकार में क्या आती है? कमी आती है। आकार में कमी आएगी तो उससे क्या होगा? नाभिक तथा बाह्यतम कोश के मध्य क्या बढ़ेगा? आकर्षण बल बढ़ेगा, तो अधिक ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित होगी। अधिक ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित होगी। अब देखो, उत्सर्जित होगी मतलब मान कैसे बोलूंगा मैं कि मान कैसा होगा? ऋणात्मक। अधिक ऊर्जा है तो मैं इसके लिए क्या कहूंगा कि मान कैसा होगी? अधिक ऋणात्मक। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर चूंकि परमाणु आकार में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी के मानों में कमी आती है। कमी का मतलब ऊर्जा कम उत्सर्जित होने लग जाएगी, तो मान कैसे होंगे? कम ऋणात्मक। बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आकार में चूंकि कमी आती है इसलिए अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होगी। मान क्या होंगे? अधिक ऋणात्मक होते जाएंगे। बाएं से दाएं जाए तो अधिक ऋणात्मक होते जाएंगे मान, वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो कम ऋणात्मक होते जाएंगे। हाँ जी, इसके बाद मैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के थ्रू तत्वों की धात्विक व अधात्विक प्रकृति की विवेचना भी कर सकता हूं। देखिए, वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो कम होती जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है? अधात्विक प्रकृति। तो अधात्विक जो प्रकृति है वो तो क्या हो जाती है? कम होती जाती है। और जो धात्विक प्रकृति है, जो क्या है? धात्विक प्रकृति, वो क्या होती जाती है? विपरीत होती, बढ़ती जाती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान कम ऋणात्मक होते जाते हैं, अधात्विक प्रकृति कम होती जाती है, धात्विक प्रकृति बढ़ती जाती है। जबकि बात करें आवर्त की, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से कहां जाने पर? दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो तो क्या होगी? बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति किसकी होती है? अधातुओं की। इसका मतलब क्या हुआ
प्रकृति तो बढ़ेगी और धात्विक प्रकृति क्या होगी, कम। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो टॉपिक था, इससे हम कुछ और बातों को भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा भौतिक गुणधर्म है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है विद्युत ऋणता या ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी, सह संयोजक बंध में, सह संयोजक बंध में बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को, बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं बताओ, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान दीजिए आप, दो समान तत्वों के बीच बंध बना हुआ है। ये जो बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म है, दो इलेक्ट्रॉन से बना है बंध, इसको ये परमाणु भी उतनी ताकत से खींचेगा अपनी तरफ, ये परमाणु भी उसी ताकत से खींचेगा। लेकिन यदि बंध किसके बीच बना हुआ है, दो भिन्न तत्वों के बीच, अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को वो तत्व अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा जिसकी ताकत क्या है, अधिक है। मान लीजिए विद्युत ऋणता किसकी अधिक है, एक ही, हमने सपोज कर लिया। तो ये बंध का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किसकी तरफ विस्थापित रहेगा, एक ही तरफ, इसकी तरफ आंशिक रूप से विस्थापित हो गया। तो इस पर तो आ जाएगा आंशिक माइनस और इस पर आ जाएगा आंशिक प्लस। तो विद्युत ऋणता क्या है, सह संयोजक बंध में बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको मैं क्या कहूँगा, विद्युत ऋणता। देखिए आप आयनिक ऊर्जा को माप सकते हैं, आयनिक ऊर्जा को माप सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मापन कर सकते हैं, लेकिन विद्युत ऋणता का कोई मापन नहीं है, मापनीय राशि नहीं है। किस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाला तत्व कौन है। किसी एक तत्व की विद्युत ऋणता जो है वो उसके सामने जुड़े हुए दूसरे तत्वों की प्रकृति पर निर्भर करती है, तो ये मापनीय नहीं है। फिर भी इसको मापने के लिए भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने पैमाने दिए, जिनमें मूलिकन पैमाना, राचो पैमाना, और जो मान्य है वो क्या है, पॉलिंग पैमाना, पॉलिंग पैमाना। कुछ प्रकार के पैमाने वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए, जिनके द्वारा हम विद्युत ऋणता की आपेक्षिक तुलना कर सकते हैं। देखिए हम विद्युत ऋणता का वर्ग व आवर्त में परिवर्तन पढ़ेंगे साथ में, वर्ग तथा आवर्त में परिवर्तन, वर्ग तथा आवर्त में परिवर्तन। तो बात करें सबसे पहले किसकी, वर्ग की। जब हम वर्ग में टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे, तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर चूंकि परमाणु आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण है वो कम होगा, तत्व की विद्युत ऋणता क्या होगी, कम। आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगी, कम होगी साहब।
ठीक है। बात करें आवर्त की, आवर्त में, तो आवर्त में जब हम बाएं से कहां चलेंगे, दाएं, तो आकार में क्या होगी, कमी। बाह्यतम कोष और नाभिक के बीच का ट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा और तत्व की क्या बढ़ेगी बताओ, विद्युत ऋणता भी बढ़ेगी। तो वर्ग में ऊपर से जाने पर विद्युत ऋणता के मानों में कमी आती है और आवर्त में बाएं से ले जाने पर विद्युत ऋणता के मानों में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये वर्ग तथा आवर्त में परिवर्तन था विद्युत ऋणता का। विद्युत ऋणता के थ्रू हम लोग प्रकृति, धात्विक और अधात्विक प्रकृति विवेचना कर सकते हैं। जैसे आपको पता है धात्विक प्रकृति में क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या आता है, निष्कासन। और अधात्विक प्रकृति में, इसमें अधात्विक प्रकृति में इलेक्ट्रॉन का क्या आता है, योग। ठीक है। जिस तत्व की विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, लेने का प्रयास करेगा। तो देखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है तो विद्युत ऋणता क्या हो रही है, कम। विद्युत ऋणता कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति कम हो रही है, लेने की प्रवृत्ति कम हो रही है। इसका मतलब अधात्विक प्रकृति क्या होगी, कम। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर चूंकि परमाणु आकार बढ़ता है तत्वों की विद्युत ऋणता कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति कम होती है, घन करने की प्रवृत्ति कम होती है। इसका मतलब अधात्विक प्रकृति क्या होती है, कम होती है। जबकि आवर्त की बात करें तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो आकार में क्या होती है, कमी। आकार में कमी होती है, तत्व की विद्युत ऋणता में वृद्धि होती है। अब विद्युत ऋणता का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को खींचना, ग्रहण करना, मतलब अधात्विक प्रकृति का बढ़ना। तो यहाँ जो है वो अधात्विक प्रकृति जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अधात्विक प्रकृति क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका उल्टा हो जाएगा, अधात्विक प्रकृति क्या हो रही है यहाँ, कम, तो बढ़ेगी कौन सी प्रकृति, धात्विक प्रकृति। और यहाँ अधात्विक प्रकृति बढ़ रही है तो कम कौन सी होगी, धात्विक प्रकृति क्या होगी, कम। ओके, तो इस तरह हमने परमाणु के भौतिक गुणधर्मों में आवर्तता को समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम परमाणु के रासायनिक गुणधर्मों में आवर्तता को समझेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।